नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। इसके तहत हमारा पहला प्रश्न था कि नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो आंसर हमने आपको बताया था बिहार राज्य को। हालांकि इसको लेकर कंप्लीट जानकारी विस्तार पूर्वक भी आपको दिया गया था। दूसरा प्रश्न है कि आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण है जिसकी मेजबानी भारत द्वारा किया जा रहा है और आपको याद होगा ये चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। उसका बाद तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था केविन मिटनिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वे कौन थे? तो वे एक कंप्यूटर हैकर थे। अब तक के दुनिया की बात करें, ये इतिहास के अब तक के सबसे बड़े कंप्यूटर हैकर थे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। जो छात्र पहली बार इस सेशन से जुड़े हैं आपको बता दूं, ये सेशन आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह देते हैं और उनसे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस वीडियो जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आप लोग से जरूर देखिएगा। और मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप उसे भी देख सकते हैं, जो आपके आगामी बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, 69वीं बीपीएससी एग्जाम आदि जो बिहार में आयोजित होना है सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के हम पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 23 जुलाई 2023 को आयोजित नवे सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार का कौन सा या फिर बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? यहाँ पर एक कैटेगरी, एक श्रेणी दिया गया है, विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार को इसके तहत तृतीय पुरस्कार मिला है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित जानकारी यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि हाल ही में नई दिल्ली में 23 से 24 जुलाई 2023 तक 2 दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन की बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, ये इसका जो क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन था ये इसका नवा संस्करण था और इस नवे संस्करण के अंतर्गत कुल 4 श्रेणियों में 12 पुरस्कार प्रदान किए गए और इन 4 श्रेणियों में जो महत्वपूर्ण है और जो खास करके बिहार से भी संबंधित है वो ये है विषयगत पुरस्कार श्रेणी। और इसके तहत जो पुरस्कार प्रदान किए गए इसमें प्रथम पुरस्कार रेडियो माइंड ट्री अंबाला हरियाणा को दिया गया और आपको ध्यान रखना है ये किस कार्यक्रम के लिए दिया गया, तो कार्यक्रम का नाम होप जीने की राह। और वहीं पर हम दूसरे पुरस्कार की बात करें तो दूसरा जो पुरस्कार था ये रेडियो हीराखंड को दिया गया, रेडियो हीराखंड संबलपुर उड़ीसा को, और इस कार्यक्रम का नाम था आधार और पोषण विज्ञान। जबकि वहीं पर हम तीसरे पुरस्कार की बात करें तो ग्रीन रेडियो सबौर बिहार को दिया गया, कार्यक्रम का नाम है पोषण श्रृंखला। तो यहाँ पर ये विषयगत पुरस्कार श्रेणी में जो 3 पुरस्कार प्रदान किए गए ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के एग्जाम की दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चूंकि यहाँ पर रेडियो की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी मिलता जुलता हमने आपको कुछ समय पहले दिया था कि बिहार में 9 जगहों पर एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आपको याद होगा इसी सीरीज में इसी वर्ष हमने ये जानकारी आपको दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी या फिर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा बिहार में कहाँ 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र रंगशाला में, जो कि आपको ध्यान रखना राजेंद्र नगर पटना में है। बिहार राजधानी पटना में अवस्थित है प्रेमचंद्र रंगशाला। और इसको लेकर हमने आपको जानकारी कुछ पहले भी दिया था कि प्रेमचंद्र रंगशाला में ही हाल ही में किन्नर महोत्सव का ही आयोजन किया गया था और किन्नर महोत्सव बिहार में 2016 से आयोजित हो रहा है। हालांकि इन सब बातों को यहाँ पर छोड़ते हुए प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है कि बिहार में कहाँ 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया, तो प्रेमचंद्र रंगशाला। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी दिल्ली द्वारा देश की आजादी की 75 वर्ष पर पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में 25 से 27 जुलाई 2023 तक 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया। ये यहाँ से आप नोट करेंगे, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था
जो कि संगीत नाटक अकादमी की तरफ से भी हाल ही में आयोजित हुआ। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि संगीत नाटक अकादमी की ओर से पटना में आयोजित ये कलोत्सव का ये 19वां संस्करण है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इसका इस समारोह का या फिर इस महोत्सव का ये 19वां संस्करण है, जिसमें कि विभिन्न राज्यों से तकरीबन 200 कलाकारों ने भाग लिया था। तो ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर चर्चा हुई केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी या फिर संगीत नाटक अकादमी की। तो ऐसे में एक जानकारी आपको याद होगा, हमने बताया था कि हाल ही में वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है। दरअसल आपको याद होगा, भारत आज़ादी का 75 वर्ष पूरा किया है। ऐसे में आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी को अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ऐसे में 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी इन तीनों वर्षों के लिए, 19, 20 और 21 के लिए। और इन तीनों वर्षों के लिए ओवरऑल बिहार के 13 कलाकारों का चयन किया गया था, जिनमें कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल थी। और इन 5 महिलाओं में एक नाम मैथिली ठाकुर का भी शामिल है। आप ध्यान रखेंगे, इन्हें बिस्मिल्ला युवा पुरस्कार के लिए चुना गया और सम्मानित किया गया। मैथिली ठाकुर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई वर्ष 2000 को बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में हुआ था। हालांकि मैथिली ठाकुर की बात करें तो मैथिली ठाकुर बिहार में एक लोक गायिका है, लेकिन इसके भी अतिरिक्त कई सारे और भी प्रश्न हैं जो आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैथिली ठाकुर की बात करें तो वर्तमान में मैथिली ठाकुर बिहार पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही 2022 से भी बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट को लेकर आपकी पिछला वाला जो बीपीएससी एग्जाम था वहां पे प्रश्न पूछा गया था, और उस समय बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे मनोज तिवारी। हालांकि उससे भी पहले बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वे कौन थे? वे थे पंकज त्रिपाठी। ये सारी बातें आपको याद होगा, यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर चीजों को जिस प्रकार से हम बतलाते हैं उसी प्रकार से हूबहू अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में सफलता अवश्य मिलेगी। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया था। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको याद होगा, इसको लेकर भी हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया था। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये दे दो, जो भी छात्र खास करके बिहार में शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो इसको लेकर एक करंट अफेयर्स श्रृंखला की शुरुआत हुई है। प्रत्येक रात्रि या फिर शाम को 9:30 से 10:30 ये लाइव क्लास संचालित होती है। आप चैनल पर जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं प्रत्येक शाम को 9:30 बजे। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, यहाँ से आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा और एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नो डाउट इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अगला होगा हमारा तीसरा प्रश्न। तो ये तीसरा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए अभी हाल ही में अल्जीरिया ने आवेदन किया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए आवेदन भी किया गया है या फिर जिसके लिए आवेदन भी कर दिया है। साथ ही अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयर धारक सदस्य बनने की भी अनुरोध किया है। तो ये कुल 2 आवेदन या फिर अनुरोध अभी हाल ही में अल्जीरिया के द्वारा किया गया है, जो कि एक उत्तरी अफ्रीकी देश है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम यहाँ पर आपको ब्रिक्स से संबंधित बतलाने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। तो ब्रिक्स की बात करें तो दुनिया की उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है, और वर्तमान में इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। कुल 5 देश इसमें शामिल है। और आपको यहाँ पर ध्यान होगा, इन्हीं 5 देशों का जो अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर है या फिर जो प्रथम अल्फाबेट है BRICS, तो इसी समूह या फिर इसी से मिलकर इस समूह का नामांकन हुआ है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रिक्स का जो नाम है BRICS, इन्हीं 5 देशों का पहला जो अक्षर का जो अल्फाबेट है उसी से ये नाम का कह सकते हैं निर्माण हुआ है। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 2009 में हुई थी, और स्थापना के समय इसमें केवल 4 ही देश थे। वो 4 देशों की बात करें, एक तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन। इसमें दक्षिण अफ्रीका 2009 में स्थापना के वक्त इसमें शामिल नहीं था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दक्षिण अफ्रीका इसका संस्थापक देश नहीं है या फिर संस्थापक सदस्य नहीं है। तो उस समय जब इसमें 4 देश थे तो उसे ब्रिक कहकर संबोधित किया जाता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ, और शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स से ब्रिक्स कहा गया। इन्हीं सब बातों का जिक्र यहाँ पर विस्तार पूर्वक हमने कर दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। जब आप चीज़ों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी।
चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हाल ही में युद्धपोत आईएनएस कृपान सौंपा है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि वियतनाम। इसकी घोषणा हालांकि पहले भी हुई थी, पहले ही हो चुकी थी, और जो कल वाला जो क्लास था, जो लाइव क्लास, वहां पर भी हमने इसके बारे में आपको जानकारी दिया था। तो अभी भारत ने किस देश को आईएनएस कृपान सौंपा है? तो वियतनाम को उपहार स्वरूप में ये सौंपा गया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल 22 जुलाई 2023 को वियतनाम में आयोजित एक समारोह के दौरान भारतीय नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने आईएनएस कृपान वियतनाम पीपुल्स नेवी के चीफ को सौंपा। ये यहाँ से ध्यान रखें, कब सौंपा? तो 22 अप्रैल 2023 को उपहार स्वरूप ये सौंपा गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस जंगी जहाज को, या फिर इस जंगी जहाज ने भारतीय सेना में 32 सालों तक सेवा किया है। दरअसल भारतीय सेना में जो इसे कमीशन किया गया था वो 1991 में इसे कमीशन किया गया था। ये चीजें यहाँ पर शामिल किया गया है, यानी कि भारतीय सेना में जो इसे शामिल किया गया वो वर्ष था 1991। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है ये आपको समझना है। दरअसल वियतनाम का जो दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में जो चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है और चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में आईएनएस कृपान वियतनाम पीपुल्स नेवी की ताकत को बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए भी ये जल्दी से जल्दी वियतनाम को ये उपलब्ध कराया गया उपहार स्वरूप। हालांकि इसकी घोषणा बहुत समय पहले हुई थी, हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में भी बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे उपहार स्वरूप अभी हाल ही में आईएनएस कृपान वियतनाम को सौंपा गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मैक्स वर्स्टेपन, जो कि फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता जो है इसके तहत रेडबुल के ये रेसर है मैक्स वर्स्टेपन, जिन्होंने हाल ही में ये हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। हालांकि हमने समय समय पर यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया है कि 2023 में जो फार्मूला 1 प्रतियोगिता आयोजित हुई, इसके जो विजेता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में तकरीबन यहाँ से एक प्रश्न कॉमन रूप से पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे पढ़िए, समझिए, इसका रिवीजन कीजिए, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि किस शहर में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक 24 से 26 जुलाई 2023 को आयोजित हुई? तो राइट आंसर होगा इसका आयोजन अभी हाल ही में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका जिक्र यहाँ पर किया गया कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक 24 से 26 जुलाई 2023 को चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुई है। यह 2 दिवसीय आयोजन था जो कि यहाँ पर चेन्नई में आयोजित हुआ, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में G20 की जो अध्यक्षता है ये भारत के पास है, और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ही इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। हालांकि कुछ बातें और भी है, जैसे कि भारत में G20 शेरपा को दूध भी कहा जाता है, तो यह है अमिताभ कांत। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर शेरपा शब्द का प्रयोग किया गया, तो ऐसे में एक जानकारी आपको याद होगा, हमने बताया था कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में आयोजित हुई थी। आपको याद आ रहा होगा, ये जानकारी हमने आपको दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में 3 से 4 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया। ये भी भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत ही आयोजित हुआ था। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की हरियाणा के गुरुग्राम में ये आयोजन तिथि थी 3 से 4 जुलाई 2023। हालांकि बिहार में भी एक बैठक आयोजित हुई है G20 की अध्यक्षता में, यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है। हाल ही में 22 से 23 जून 2023 को पटना में श्रम 20 अर्थात L20 की बैठक आयोजित हुई है, और इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। आप यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि इसका जो आयोजन हुआ ये भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हुआ। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 22 से 23 जून 2023। आयोजन स्थल की बात करें तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में इसका आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया, जो कि 41वें राज्यपाल हैं बिहार के। और वहीं पे इसके थीम की बात करें तो एक परिवार और एक भविष्य थीम के साथ ये बैठक आयोजित हुई थी पटना में। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि जो अभी हमने आपको जानकारी दिया कि G20 की जो अध्यक्षता है वर्तमान में ये भारत के पास है, तो ऐसे में इसको ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 2022 में जो इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इस सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी है। और ऐसे में जो भारत के पास अध्यक्षता इसकी यह नवंबर 2023 तक है। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए।
तो नवंबर 2023 तक का G20 का जो भी कार्य उद्देश्य होगा उसको भारत आगे ले जाएगा। और एक अहम जानकारी इस सम्मेलन से ये भी है कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसका थीम था, यहाँ पर इसे दर्शाया गया। चलिए फिलहाल इन सब बातों को यहाँ पर छोड़ते हुए चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, जो भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, खास करके 69वीं बीपीएससी एग्जाम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो एग्जाम आपका प्रस्तावित है 30 सितंबर 2023 को। अब ये समय बहुत कम बचा है, तो ऐसे में आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का घर बैठे सही तरीके से आकलन जरूर करिए। ये जो कोर्स है बीपीएससी मेकर ऐप पर संचालित है, इस कोर्स के तहत ये तमाम चीजें आपको उपलब्ध कराई गई है जो आप यहाँ पर बैनर में देख रहे हैं। ये सभी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी है, ये 40 टेस्ट पेपर इसमें मिलने वाले हैं। जब आप एप्लीकेशन पे इस कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर आपको ये प्रोमो कोड PM100 अप्लाई करना है, जिसके बाद यहाँ पर आपको इस कोर्स में लगभग 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इतनी सारे जो मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, ये नाम मात्र का फी हम आपसे ले रहे हैं। जिस प्रकार की हमारे कंटेंट की क्वालिटी है वो आपको बहुत पसंद आएगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी। ऑलरेडी हजारों छात्र इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। और जो टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मिल रहा है, इसके माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कीजिए। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि लाहिरू थिरिमान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बताएं कि वे किस देश के क्रिकेटर हैं। इनका नाम है लाहिरू थिरिमान, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इनसे संबंधित तथ्यों की कि श्रीलंका के महज 33 वर्षीय बल्लेबाज लाहिरू थिरिमाने ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, उन्होंने 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, या फिर 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में पदार्पण किया था। ये आप ध्यान रखेंगे। महज 33 वर्ष की आयु में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूं, वर्ष 2023 में अब तक जितने क्रिकेटर ने संन्यास लिया है, उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। जैसे कि एरन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, जोगिंदर शर्मा ये भारत के हैं, मुरली विजय भारत के, डेनियल क्रिश्चियन ऑस्ट्रेलिया के, हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका के, डेविन प्रेटोरियस दक्षिण अफ्रीका के, कामरान अकमल पाकिस्तान के। तो 2023 में इन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको देता हूं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्रिकेट से संन्यास जो खिलाड़ी लेते हैं, क्रिकेटर जो संन्यास लेते हैं, ऐसे में इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं बनते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूं कि कुछ समय पहले ही सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने जो संन्यास लिया था, ऐसे में एक प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया था। आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो किसी भी प्रश्न का जो आकलन है वो आप इस आधार पर मत कीजिए कि प्रश्न का लेवल छोटा है, वो एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। प्रश्न कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कठिन प्रश्न ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का जो प्रारूप होता है, क्वेश्चन जो सेट किया जाता है, वो हर तरीके से सेट किया जाता है। कुछ कठिन प्रश्न होते हैं, कुछ आसान प्रश्न होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक जानकारी यहाँ पर ये भी दे दो कि जिस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मगध यूनिवर्सिटी से, तो उस समय जो जीएस का एक पेपर होता है 50 अंक का, ठीक है, तो वहां पर हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस खेल से है। बताइए कितना आसान सा प्रश्न है, कोई भी इसको ऐसा ही कर देगा। तो इस लिहाज से ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आप जितनी जानकारी आप अधिक बटोर सकते हैं उसे बटोरिए। फालतू की बातें में आप लोग दिमाग मत लगाइए कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, वो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और इस तरह के कमेंट को देखकर बहुत सारे छात्र डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो कृपया इस तरह के कमेंट भी आप लोग ना कीजिए कि ये नहीं पूछा जाएगा, वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं बराबर इस तरह के कमेंट को देखता हूँ। तो इससे हमारे छात्रों को, जो खास करके रेगुलर बेसिस पर हमें फॉलो कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रश्न का जो आंसर यहाँ पे हम आपको बताते हैं, या फिर किसी टॉपिक पे जो हम चर्चा करते हैं, तो कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाके ये लिख देते हैं कि इसका आंसर ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। बस अगर आपको किसी पे शंका हो तो आप उसे गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है। तो अगर इस तरह के कमेंट पे आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मार्ग आपको बहुत मिल जाएंगे भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है सफलता पाने के लिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस आप फोकस रहिए। कोई चीज में अगर कहीं परेशानी आपको हो तो आप हमसे पूछे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप गूगल पे से जरूर सर्च कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ध्यान मत दीजिए, बहुत सारे कमेंट में देखता हूँ कुछ लोग गलत भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है क्रिकेट से ही संबंधित। ये जानकारी भी आपको ध्यान रखना, ये भी संन्यास से ही संबंधित है कि हाल ही में बांग्लादेश वनडे टीम के कप्तान तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। तो देखिए यहाँ पर एक बात ये भी होती है कि जो विद्यार्थी यहाँ तक ही सिर्फ पढ़े होंगे किसी करंट अफेयर्स वीडियो में या फिर कहीं
नोट्स वगैरह में कि हाल ही में बांग्लादेश के वनडे टीम का जो कप्तान है तमीम इकबाल इन्होंने संन्यास की घोषणा की। अगर ये वाली चीज़ें नहीं पढ़े होंगे बाद में, क्योंकि 1-2 दिन बाद ये फैसला आया था कि उन्होंने संन्यास लेने का जो फैसला है वो बदल दिया है। तो यहाँ से बिल्कुल निश्चित तौर पर शायद अगर यहाँ से प्रश्न बने तो हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न निश्चित तौर पर गलत होने की संभावना होगी, क्योंकि ये सभी संन्यास नहीं लिए हैं। संन्यास लेने की घोषणा तो हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना फैसला को बदल दिया। ठीक है, क्वेश्चन सेटर अगर चाहे तो इस प्रश्न को एग्जाम में आपसे गलत करवा सकता है। तो चीज़ों को इस प्रकार से पढ़िए कि कर सकते हैं जितने भी उसके पॉसिबिलिटी एग्जाम में प्रश्न पूछने की, वो सारे तरीके से आप इसको सही तरीके से हल कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक खेला जाएगा या फिर आयोजन किया जाएगा भारत की मेजबानी में। और ये चौथी बार है, 4th टाइम है जब भारत इसकी मेजबानी करेगा, यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए। और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो भारत ने ये 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। एक 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, यानी कि जो कप्तान थे वो कपिल देव थे, और फिर दूसरी बार 2011 में जब कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भगवान श्री राम की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण या फिर आधारशिला रखी है। इसके निर्माण की आधारशिला अभी हाल ही में कहाँ रखी गई? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की आधारशिला रखी। और ये भारत में भगवान श्री राम की या फिर पूरे विश्व में भगवान श्री राम की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी, जिसका निर्माण होना है कुर्नूल में। इसके निर्माण की आधारशिला भी हाल ही में रखी गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न होगा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। दरअसल इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों के खेत की फसलों को पशुओं से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग के लिए अनुदान दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि जो सरकार सोलर फेंसिंग के लिए अनुदान देगी, तो ऐसे में सोलर फेंसिंग आखिर होता क्या है? तो यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए। इसके तहत लगाए जाने वाली सोलर फेंसिंग की बाड़ में मात्र 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा, जिससे पशुओं को सिर्फ झटका लगेगा और वो वहां से भाग जाएंगे। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले किसान कटीले तार लगाकर अपने खेतों की सुरक्षा करते थे, लेकिन इससे पशुओं के जख्मी होने के कारण सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। फसल जो होता है किसी किसान के खेत में, तो किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कटीले तार का प्रयोग करते थे बाउंड्री देने के लिए, ताकि जो पशु होते हैं वो इस पर हमला करके फसलों को नुकसान न पहुंचाए। तो ऐसे में पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो अभी इस कर सकते हैं प्रकार की जो व्यवस्था थी, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन किया था। और इसी के दूसरे विकल्प के रूप में सोलर फेंसिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है। जो इसका बाढ़ होगा, यानी कि जो इसका घेराव किया जाएगा तार से, तो इसमें 12 वोल्ट का कर सकते हैं करंट प्रवाहित होगा इससे सोलर फेंसिंग के माध्यम से, जिससे पशु को हानि नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा झटका लगेगा और वहां से पशु भाग जाएंगे। तो यही है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि राजस्थान। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है। दरअसल आपको ध्यान रखना है कि राजधानी जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने पहली बार यह प्रमाण पत्र नूर शेखावत को दिया है। इस नाम से जारी किया नूर शेखावत को, आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में, यहाँ पर देखिए दरअसल चर्चा जो हुई ये भी ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नर की। तो ऐसे में किन्नर को लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था कि प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन बिहार कला संस्कृति और युवा मंत्री जितेंद्र रॉय के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। तो किन्नर महोत्सव जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ, ये पटना के प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित हुआ। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी ये भी है कि कला संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से 2016 से किन्नर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अभी थोड़े समय पहले भी ये जानकारी हमने आपको दिया था 2016 से। नेक्स्ट यहाँ पर अगला 11वां नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि उड़ीसा सरकार ने भी हाल ही में, या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा मंत्रिमंडल ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को भी हाल ही में मंजूरी दिया है। दरअसल इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त बैंक ऋण प्रदान की जाएगी। यही योजना है जिसको अभी हाल ही में शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा।
और एक जानकारी आपको ये भी ध्यान रखें, उड़ीसा को लेकर हमने यहाँ पर दिया है, ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 23 साल और 140 दिन से अधिक दिनों के कार्यकाल के साथ अब भारत में किसी राज्य के या फिर किसी राज्य में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। तो नवीन पटनायक बतौर मुख्यमंत्री किसी राज्य की सेवा देने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें किसी राज्य में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो वो राज्य है सिक्किम। पवन कुमार चामलिंग लगभग 24 साल से अधिक समय तक कह सकते हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह ध्यान रखें, किसी राज्य में सर्वाधिक समय तक सेवा देने वाले पहले जो मुख्यमंत्री हैं, ये है पवन कुमार चामलिंग, वो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और वहीं पे बात करें दूसरे स्थान पर कौन है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में इस नीति का अनावरण किया है। दरअसल हाल ही में गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की घोषणा की है और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने इसकी घोषणा की। और इस प्रकार गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आज की इस सीरीज को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और जो जानकारी हमने आपको इस कोर्स के बारे में दिया या फिर टेस्ट सीरीज के बारे में दिया, आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को बीपीएससी मेकर ऐप पर जरूर ज्वाइन कीजिए। एक नेग्लिजिबल सा फी है, ये आपसे ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपकी तैयारी का आकलन या फिर तैयारी बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे आज भी यहाँ पर 3 प्रश्न है कि बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है, इसका नाम क्या रखा गया है। तीसरा प्रश्न है कि हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का नाम क्या है। ये सारी जानकारी आपको दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार पूर्वक लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।